नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दृष्टि संस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अभी एमपीपीएससी 2026 का जो नया एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन आप कह लीजिए, जब से आया है, एक नए प्रकार की हलचलें बच्चों में हैं और उसको लेकर हमारा दायित्व ये बनता है कि हम जितना भी बेहतर तरीके से या जितने सरलतम शब्दों में आपको इस उलझन से बाहर निकालने का प्रयास करें या हमारा जो विचार है या फिर पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रखें। उसमें से जो चीज़ें आपको तार्किक और समझ से युक्त लगे आप उसको ग्रहण करिए और उसके बाद में अपनी समझदारी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। इसी संदर्भ में मैं उपस्थित हुआ हूं कि आज हम एमपीपीएससी 2026 के नोटिफिकेशन पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत क्या रणनीति होनी चाहिए खासकर एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर। दूसरा, बच्चों में एक ये है कि सर कट ऑफ कितना हो सकता है, आदि आदि, इन पर भी बातें हो सकती है। इसके अलावा संस्थान आपके लिए इस संदर्भ में क्या विशेष लेकर आया है, इस पर भी हल्की फुल्की चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर आज का जो सेशन है उसका उद्देश्य यही है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स को किस तरह से हम समझें आगे आने वाले समय में, किस तरह से ये पहले से अलग है, हमारी तैयारी के अलावा हमारा पेपर अटेम्प्ट करने का या नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए, कहाँ पर हम लोग ज़्यादा बेहतर स्थिति में अपने आप को देख सकते हैं। बस इसी रणनीति पर हमें बात करनी है। तो आइए इसी पर बात करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपको ये पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में दो पेपर हैं आपके, पेपर नंबर क्रमांक 1 और पेपर नंबर 2। मैं अभी भी ये मान के चलता हूँ कि सीसेट का पेपर हर बच्चा जो ग्रेजुएट है, जिसकी ठीक ठाक समझदारी है, आईक्यू लेवल उसका औसत है, तो भी वो सीसेट का पेपर जाएगा, बैठेगा और क्वालिफाई कर जाएगा। इसलिए मेरा पूरा फोकस है इन्हीं 10 यूनिट्स पर बात करने का। मैं दृष्टि संस्थान में प्रीलिम्स के सेगमेंट के अंतर्गत यूनिट नंबर 8 अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, इन पर कार्य करता हूं, तो इस पर मैं काफ़ी विस्तार से चर्चा करूंगा। फिर मैं ये भी बात कर सकता हूं कि किस किस अन्य टॉपिक पर आपको ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पिछली बार एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप एमपीपीएससी की एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, चाहे वो 2025 का हो, 24 का हो या आने वाला 2026 का हो, तो जब 26 अप्रैल 2026 को आप एग्जाम देने जाएंगे तो एमपीपीएससी के अंतर्गत यूनिट नंबर 2 अर्थात मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, इसके बाद यूनिट नंबर 4 मध्य प्रदेश का भूगोल, इसके बाद में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसको मैं 5B बोलता हूं, क्योंकि अगर इंडियन पॉलिटी को 5A बोल सकते हैं तो इस सेगमेंट को आप 5B बोले तो बेहतर है। तो यूनिट नंबर 5B, इसके बाद आ जाइए यूनिट नंबर 6 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यानी कि यूनिट नंबर 6B, और उसके बाद में यूनिट नंबर 10। इसमें भी अगर आपको प्रायोरिटी बेसिस चलना है कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किधर देना है, तो सबसे पहले आप आइए यूनिट नंबर 10 पर, उसके बाद में आइए यूनिट नंबर 2 पर मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, इसके बाद मध्य प्रदेश के भूगोल, मध्य प्रदेश की पॉलिटी और मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक्स। इन सेगमेंट को आप करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका ये होना चाहिए। इसके अंतर्गत मैं यूनिट नंबर 8 को भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि 2025 का पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ नए ट्रेंड्स आपको नजर आएंगे। 2026 में भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना है। मेरा ऐसा मानना था, मैंने अपनी क्लास में बच्चों से बात की तो मोटे मोटे तौर पर मैंने बच्चों के सामने बड़ा ही तार्किक रूप से ये बताया कि डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट वे में अगर आप करंट अफेयर्स तैयार करते हैं, सही तरीके से आपकी समझ है और स्टैटिक पार्ट को जोड़कर उसको पढ़ते हैं, तो पिछले साल के 2025 के पेपर में 37 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि यूनिट 8 की अच्छी समझ रखने वाले बच्चे और उससे स्टैटिक को जोड़कर पढ़ने वाले बच्चे कर सकते थे। फिर मैंने ये भी बताया कि जो 15-17 क्लासेस हुई थी, 15 क्लासेस हुई थी, उसमें लगभग 25 क्वेश्चन है जो कि उस क्लासेस से आ गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत धुरंधर वाला काम हो गया है, सीधी सामान्य सी बात है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक्स पढ़ते हैं, कोई भी सोर्स हो आपका, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आप क्वेश्चन गेस कर सकते हैं। दैट्स इट। तो यूनिट नंबर 8 इनको जोड़कर मैं कहता हूं कि भाई ये सबसे पहली या फर्स्ट प्रायोरिटी में आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में जो सेकेंड प्रायोरिटी में है, इतिहास के कुछ टॉपिक लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद में भारत के भूगोल को रखिए, PYQs को रखिए। इसके बाद में मध्य प्रदेश इंडियन पॉलिटी रखिए, इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं वो रखिए। इसके बाद में यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 9, इनको अगर आप लेके चलते हैं तो ये सेकेंड प्रायोरिटीज में होने चाहिए। जहाँ पर आपकी गाड़ी फंसती है, जहाँ पर दिक्कतें होती है,
कुछ बच्चों के हिसाब से यूनिट नंबर 7 है, कुछ बच्चों के हिसाब से यूनिट नंबर 9 है, और कुछ बच्चों के हिसाब से इंडियन हिस्ट्री का कुछ टॉपिक है। इस पर एक अलग से विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आप इन यूनिट्स को प्रायोरिटी देकर बाकी अपनी यूनिट्स की तैयारी करिए। यूनिट नंबर 8 में जो कि मुझे चर्चा करनी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2026 को अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो कम से कम 15 क्वेश्चंस या प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि डायरेक्ट होंगे। हाँ जी, आई रिपीट, इसमें मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है ना, रोजगार निर्माण, मध्य प्रदेश संदेश, ये रेफरेंस मैटर में हो, साथ ही साथ इंडियन तथा इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो अगर आप जोड़ लीजिए तो आप कम से कम डायरेक्ट क्वेश्चन 15 और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कम से कम 15 पाएंगे। यानी कि स्टैटिक पार्ट से जोड़कर अगर आप देख सकते हैं कि कोई मुद्दा उठा जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, मान लीजिए कि हम नामीबिया से कुछ चीते लाकर मध्य प्रदेश के किसी नेशनल पार्क में रख रहे हैं, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रख रहे हैं, और वहाँ से उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पूछ लिया जाता है कि भैया कहाँ पर है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कम से कम 30 क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस दिन पेपर होगा उसके अगले दिन मैं इसको बताने की स्थिति में रहूंगा कि कितने क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आए हैं और कितने इनडायरेक्ट आए। इसके बाद मुझे चर्चा करनी है कि भैया जो राज्य सेवा परीक्षा 2026 है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो काम किया है नेगेटिव मार्किंग का, सबसे पहले अच्छा है कि बुरा है। तो इस मामले में मेरा मानना है कि जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। और वे लोग जो अपने ईश्वर के भरोसे या तुक्कों के भरोसे बैठे हैं कि हम 60-65 क्वेश्चन सही करेंगे और बाकी जो 35 क्वेश्चन हैं उसमें हम 35 को तुक्का मारेंगे और उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन हम सही करके आएंगे, तो 65 और 15 80 हो जाएंगे। अगर वहाँ पर बैठे हैं तो फिर उनके लिए बुरी खबर है कि भाई अब तुक्का वाला मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया है, क्योंकि अगर वहाँ गलत हुए तो कट ऑफ नीचे जाने की संभावना है पूरी की पूरी। तो जैसा एमपीपीएससी ने बताया कि भैया TR-W ये है जो कि यूपीएससी लेकर चल रही है बहुत पहले से। मेरा ऐसा मानना है कि ये काम जो अभी एमपीपीएससी ने किया ये 20 साल पहले कर देना चाहिए था, या बहुत पहले। जैसे कि 2008 में यूपीएससी ने ये काम किया था, पहली बार नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स में 2008 में यूपीएससी लेकर आई थी। अगर वो नेगेटिव मार्किंग 2008 में ही या 9 में ही एमपीपीएससी लागू कर देते तो ज़्यादा अच्छे सिविल सर्वेंट प्रशासन में होते, ज़्यादा योग्य लोग होते। TR-W का मतलब ये है कि भैया राइट, यहाँ पर आर का मतलब है राइट यानी कि सही। अगर आपने एक प्रश्न सही किया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे 3R के हिसाब से, और W का मतलब है रॉन्ग अर्थात गलत। इसका मतलब है 1 नंबर काटेंगे, यानी कि अगर आपने एक प्रश्न सही किया तो 3 नंबर मिलेंगे और एक प्रश्न गलत किया तो 1 नंबर काटेंगे, तो कुल मिलाकर 2 वाला मामला बन जाएगा। इसका मतलब यूँ भी है कि आपने अगर एक सही किया और 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपके नंबर हो जाएंगे 0। इसका मतलब ये भी। तो 3R-W का फॉर्मूला आप समझ लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है, जो कि एमपीपीएससी ने दिखाया आपको। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 3R-W के अंतर्गत वे बच्चे जो सीरियस हैं, जो अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। उनको तैयार रहना चाहिए कि उनके लिए अच्छा होगा। बस इतना ही मुझे कहना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगला प्रश्न, अगला मुद्दा ये उठता है कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस बारे में कई तरह के विचार बाजार में हमेशा, आप जानते ही हैं कि अलग अलग थॉट से विचार बहते रहते हैं। रील्स का ज़माना है, 2-2 मिनट में ज्ञान की गंगा बहती रहती है, ठीक है। तो उसके कुछ छींटे आप तक पहुँचे ही होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप पिछले 3 सालों को कट ऑफ देखें, हालांकि 2025 में इन्होंने एमपीपीएससी ने कहा कि हम कट ऑफ नहीं देंगे, हालांकि कोर्ट ने मंगवा लिए, पर मोटा मोटा कट ऑफ वही है कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी में आप अगर जाएं तो 80% मामला है। 2022 का कट ऑफ आपके सामने है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे 2023 वाला, तो ये 162 नंबर यानी कि 81%। परसेंट में भी ये मोटा मोटा है, क्योंकि एमपीपीएससी 2-3 क्वेश्चन को तो हटा ही देती है, उसके बाद में जोड़ाकार गुणाकार भागाकार करके वो बता देती कि हम ही सही है। हाई कोर्ट भी पूछता है कि भैया क्या कर रहे हो, तो कह रहे भैया हम ही सही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये 3 सालों के कट ऑफ आप देखेंगे तो आपको भरोसा हो जाएगा। ये एमपीपीएससी ने घोषित किया, वही बता रहा हूँ मैं, कि आपको 80% जो कट ऑफ है
वो लेकर चलना चाहिए था अभी तक अनरिजर्व कैटेगरी में। फिर ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, SC ST, दिव्यांग, वो अलग श्रेणियां हैं, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। मैं बस ये बात कर रहा हूं आपके सामने कि 80% जो कट ऑफ है वो तब था जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब मैं एक सामान्य सा फॉर्मूला लगाता हूं। मान लीजिए कि मैं गया, मैंने भी कई एग्जामिनेशंस दिए हैं आप लोगों के सामने, तो मान लो कि मैं गया और मैंने 100 क्वेश्चंस में से 100 के 100 क्वेश्चन सही है। पहली बात तो MPPSC 100 क्वेश्चन बना ले, है ना, उसको लेकर कई लोग संदेह करते हैं। पर मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है और मैंने उसमें 65 या 65 क्वेश्चन बढ़िया कर दिए कि मैंने 65 क्वेश्चन लगाए और 65 मेरे सही। बाकी बचे 35 क्वेश्चन। अब 35 में से अगर मैं 50% भी रेशियो लेकर चलता हूं तो मैं लगभग 15 से 17 क्वेश्चन यह बना देता हूं, यानी कि मेरा मामला पार हो जाता है। यह है खेल। अब फिर से आता हूं, अब ध्यान देना, एक खेल जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, आप इससे तुरंत समझ जाएंगे कि आप कहां पर हैं। पिछले साल का पेपर उठाएंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर हैं आप, कहां स्टैंड कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या है। देखिए अभी क्या स्थिति बन रही है आपके सामने कि भाई हमने 2 क्वेश्चन किए, 65 सही, 35 में से हमने 50% सही मारे, तो 82% आ गया, यानी कि हमारा कट ऑफ हो गया। ये स्थिति लेके चलते हैं कि आप इस बार भी 100 क्वेश्चन करने गए और 65 क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक, तो 65 तो ये हो गए। इसके बाद आपने लगभग 15 क्वेश्चन सही किए, मान लीजिए 15 क्वेश्चन और सही किए, तो ये हो गए 80। यही रेशो है ना। अब इसके बाद में 20 क्वेश्चन ऐसे थे, 20 राउंड फिगर के लिए मैं 21 मान लेता हूं, जो कि गलत हुए। तो जैसे ही गलत होते हैं तो ये 7 या 21 अंक आपके लेकर बैठ जाते हैं। अंकों की श्रेणी में देखें तो 8 या 24, 240 के आसपास इधर लाए हैं, और इधर 7 या 21 नंबर यहाँ घटा दे तो राउंड फिगर हमारा 220 मान लेते हैं। 220 का मतलब फिर समझिएगा, ये 3 के हिसाब से है, तो 321, मतलब कुल मिलाकर मामला इतना बन रहा है कि भैया यहाँ पर 73% या 72% राउंड फिगर में आ रहा है। 72 या 73 क्वेश्चन आ रहा है। मैंने अपनी क्लास में बच्चों से कहा कि बेटा ये जो कट ऑफ है इसको आप लेके चलो दिमाग में, ये कट ऑफ दिमाग में लेके चलो कि अगर आपकी एक्यूरेसी ये है कि आपने 65 क्वेश्चन एकदम सही किए, बाकी सबको लगा के आए आप, ठीक है, बाकी सबको लगा के आए, तो भी आपका उस स्थिति में 72 73 पर चला जाएगा। ये एक गणितीय है खेल है, परंतु इसमें एक समस्या है जो कि आप जानते होंगे कि क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि जब आप कहते हैं कि मैं 100% श्योर हूं, तो 65 क्वेश्चन किए तो 65 में से 65 सही नहीं होते, पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप 65 क्वेश्चंस में से एक्यूरेसी कितनी लेके आते हो। अब एक्यूरेसी में ये है कि अगर 1 लाइन क्वेश्चन है, तथ्यात्मक है भैया मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है, इस तरह के प्रश्न है, हलवा प्रश्न है, तो काम हो जाएगा कि लोनार झील कहाँ पर है। इस तरह के 1 लाइन फैक्ट पर आप जानते हैं 2025 और खासकर 2021, 22, 23 के पेपर्स आप देखेंगे और खासकर 2025 का पेपर देखेंगे तो आपको ट्रेंड दिखाएगा जहाँ पर कथन आधारित क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल बड़ा है, और ये अच्छी बात है ना। केवल रट के कुछ तथ्य रट के बच्चा अगर प्रीलिम्स पास कर रहा है तो फिर ये चिंता का विषय होता ही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब होगा ये कि इस कट ऑफ में जब आप एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो एक्यूरेसी केवल घटेगा, डर बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब बच्चा सही आते हुए क्वेश्चन पर भी शंका करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा 1/3 नंबर ही ले जाए। तो मेरा अनुमान है मोटा मोटा कि जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पहले 80% या पिछले साल 80% लाए थे, अगर वो 70% की रेंज पकड़े तो ये बेहतर है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में 70% के आसपास लेके जाते हैं तो फिर आप ओबीसी वगैरह को लेके, भैया ओबीसी 68% मान लीजिए, फिर इस हिसाब से आधी कैटेगरीज बना लीजिए। अब चूंकि मैं भगवान तो हूं नहीं, तो ये मान लीजिए कि 70 + 2 - 2, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का 68 से 70 मान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि 72 जाने की संभावना फिर कम है, और मान लो कि IQ लेवल अचानक बढ़ गया, ज्ञान की गंगा बह गई, ठीक है, पेपर आसान आ गया, तो फिर ये 72 73 जा सकता है। यानी कि
68, 70, 72 मेरे हिसाब से ये रेंज है जो कि आपके कट ऑफ की होनी चाहिए, एकदम बिना लाग लपेट की। अब इसमें जो बात आपको समझनी है कि क्या करें सर। पिछली बार तो ये था कि जो आया सो बढ़िया, जो नहीं आया वो तुक्का मारा। तो उसमें एक ही उत्तर है मेरे पास में, वो है एक्यूरेसी। एक ही शब्द में बताऊंगा कि आप सटीकता को अगर सामने रखेंगे तो आपका काम बनेगा। में छोटी की मात्रा आनी चाहिए, सटीकता। ठीक है भाई, सटीकता या एक्यूरेसी को अगर आप सामने रखें तो काम बहुत आसान हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? जैसे मान लो कि कोई बच्चा गया पढ़ और उसने 100 क्वेश्चन देखे, 100 क्वेश्चन उसने देखे और उसने कहा कि साहब मेरे तो केवल 60 ही सही है, और 60 के 60 सही है, 60 लगाए और 60 सही है। परंतु आपको पता है कि कट ऑफ 70 है, 10 क्वेश्चन और बनने हैं। अब बाकी बचे हैं 40 क्वेश्चन जिस पर उसे काम करना है। तो सबसे पहले तो वो 15 क्वेश्चन हटा दे कि भैया इनको तो हाथ ही नहीं लगाएंगे। ये क्वेश्चन कौन से हैं? ये क्वेश्चन वैसे हैं जिनकी हवा नहीं है, या फिर जहां पर केवल एक ही ऑप्शन को हटा पा रहे हैं, 3 को हटा ही नहीं पा रहे हैं। और अगर कोई बच्चा 60% एक्यूरेसी के साथ पहले राउंड में मार रहा है तो फिर उसके बाद में 25 क्वेश्चन में अगर 50-50% प्रोबेबिलिटी के साथ वो काम करे, प्रायिकता के साथ, कि 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर 50% या उससे अधिक प्रोबेबिलिटी उसके साथ में है। मान लीजिए कि 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर वो क्या कर रहा है, 1-2 ऑप्शन को हटा दे रहा है, और तीसरे चौथे ऑप्शन में एक को लेकर लगभग उसका झुकाव ये है कि ये 70-80% सही है। तो अगर वो ऐसा कर पाता है और वो 10 क्वेश्चन ऐसे मार के आता है, तो 70% एक्यूरेसी या 60% एक्यूरेसी के साथ मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन उसने किए। अभी 25 क्वेश्चन है हमारे हाथ में, 15 छोड़ दिए, 10 क्वेश्चन किए, 10 में से उसके 7 सही है, 3 गलत। 7 सही है, 3 गलत। ये कब है? जब 70% एक्यूरेसी पर है वो। 2 तो एकदम पक्का नहीं है, तीसरे के होने की संभावना कम है, चौथे के होने की संभावना 70% तक। तो प्रोबेबिलिटी अगर वहां जा रही है तो फिर वहां पर 7 सही और 3 गलत करता है, तो वो 3 का 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन की रेंज में पहुंच जाएगा। यानी कि अब उसका रेंज पहुंच गई 66 क्वेश्चन की। अभी ध्यान रखना है कि उसके पास 15 क्वेश्चन और बचे हैं जिसको वो अटेम्प्ट लेगा। अब 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर वो 50% एक्यूरेसी पे है। तो मैं मान लेता हूं बेसिक गणित से कि भैया 15 में से 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 7 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो 7 और 8 का रेशियो लेके जाएंगे तो फिर ये 6 के लगभग नेट यहां पर आ जाएगा और ये 70+ की रेंज में पहुंच जाएगा। इसका मतलब एक ही है कि जिस बच्चे की एक्यूरेसी शुरुआत में 60 का मतलब 60 है और उसके बाद में वो 10 क्वेश्चन 70% एक्यूरेसी पे करता है और 50% एक्यूरेसी पर वो बाकी के 15 क्वेश्चन करता है, और बाकी 15% जो 50% से कम एक्यूरेसी पर आ सकते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी कम है उनकी आने की, कि 4 में से केवल एक ही हटा पा रहे हैं, तो ऐसे को तो हाथ ही नहीं लगाना है। और कुछ तो ऐसे है कि दूर से कह रहे हैं कि ताता गुड बाय, कि हमें मत छूना नहीं तो हम ले बैठेंगे आपको। इस तरह से अगर आप करोगे तो 70 का कट ऑफ पकड़ लेंगे आप। बस यही तरीका है। अब कुछ बच्चे और धुरंधर होते हैं कि सर 65 मारा है, 65 क्वेश्चन किए और दम है तो कोई हाथ लगा के दिखा दे, ईश्वर भी उसमें से एक गलत नहीं कर सकता, ऐसे भी बच्चे। तो उनको 65 और 10 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 80 कर लेना है, उससे ज़्यादा हाथ ही नहीं लगाने। जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी उतने कम डाउट आपके पास होंगे, उतनी परेशानी। अब वो बच्चे के साथ 65 तो कर दिए, बाकी फिर जय श्री राम सर 60 हो गए, 65 हो गए, पर उससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा जुआ खेलना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप बाहर हो रहे हैं तो फिर वहाँ पर थोड़े से अपने ईश्वर को याद करना पड़ेगा। बस यही खेल है बच्चों, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो 68-70 यही कट ऑफ है मेरे हिसाब से। इसी के आसपास को आपको ध्यान में रखना है, काम करना है, और एक ही मामला है कि आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है। और एक्यूरेसी में आपको क्या करना है मैं आपको बताऊं कैसे बढ़ेगी। इन 10 यूनिट में मोटे मोटे क्वेश्चंस का डिवाइडेशन आप देख लीजिए, कुछ यूनिट चुन लीजिए कि भैया इसको तो हमें घोल के पी जाना है। ये जो प्रायोरिटी है इनको घोट के पी लीजिए, आपका प्री निकलेगा। दैट्स इट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बेसिक साइंस, इसमें PYQs अगर आप पकड़ के चल रहे हैं और पुराने क्वेश्चन आप गलत नहीं कर रहे हैं, UP PCS और MP PSC वाले, राजस्थान PSC वाले, छत्तीसगढ़ PSC वाले,
तो आपका मामला बना हुआ है कुल मिला के। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग समर्थन में है, कट ऑफ 68-70 जा सकता है। पिछली बारों का जो कट ऑफ है वो 80 के आसपास रहा है, ये आपको पता ही है। तो 21, 22, 23, 24 का खेल आपको बता दिया मैंने। ठीक है, और आपकी संतुष्टि के लिए एक चीज वो लेके आया हूं मैं, 2023 और 2024 का कट ऑफ यूपीएससी का। 200 में से 75 क्वेश्चन, 75 अंक और 87 अंक। मतलब मामला ये है कि यूपीएससी का लेवल ये बताता है कि 45 से 50% के बीच में आपका प्री निकलता है। ठीक है, एमपीपीएससी का जो लेवल है या फिर जिस तरह से हम लड़ाई करते हैं, जो फाइट करते हैं, तो वहाँ पर 45-50 है, तो यहाँ 65-70 है बस। तो ये 65-68-70 का खेल है, इसी पर आपको काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आप PAYQ जो आपने पढ़ा है उसको जब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, कुछ चीज़ें सेलेक्ट करें, ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करेंगे तो एक ही टर्म, एक ही पद है जो आपको सफलता दिलाएगा, वो है एक्यूरेसी। और इस बात को दृष्टि संस्थान ने समझा और अपने जो मेन टीचर्स हैं, जो मुख्य टीचर्स हैं, वो नहीं कि ऑनलाइन के अलग ऑफलाइन के अलग, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो कुछ अपने एरिया से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। और 19 जनवरी से ये ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें हर टीचर क्या करने वाला है, अपने जो सेगमेंट हैं उस सेगमेंट में, जैसे यूनिट नंबर 1 में जो टीचर हैं, सेकंड में जो है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, यूनिट नंबर 8 में मैं खुद आऊँगा, हालांकि लास्ट में आऊँगा, तब तक करंट अफेयर्स में जो भी अपडेशन होगा वो करेंगे। तो ये सभी टीचर्स दृष्टि संस्थान के आपके समक्ष उपस्थित होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और PYQs पर चर्चा है, कुछ अन्य कार्यक्रम है या फिर अन्य क्वेश्चंस हैं जो महत्वपूर्ण है, छप सकते हैं उनके हिसाब से, जो कि बेसिकली यूनिट वाइज होंगे, जिसमें टोटल लगभग 70 क्लासेस होने वाली हैं। स्ट्रेटेजी सेशंस, हर टीचर्स अपने, कि भैया हिस्ट्री के टीचर है, अब सीधी सी बात है, मैं यूनिट नंबर 8 पढ़ाता हूँ तो उसी पे चर्चा करना बेहतर है। हिस्ट्री वाले टीचर, पॉलिटी वाले सर, इस तरह से वो अपनी अपनी बातें करेंगे और उसके बाद में आपका काम आसान हो सकता है। प्रैक्टिस सेशन चलेगा, ये सारा सेशन नेगेटिव मार्किंग पर आधारित होगा, है ना, नई परीक्षा पैटर्न पर आधारित होगा। PYQs वगैरह भी देखे जाएंगे, जिससे आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इसकी शुरुआत 19 जनवरी से है, 29 मार्च तक रहेगा। ये जो सामने प्रायोरिटी बताई गई है, इसमें मुझे निर्देश ये दी गया कि इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि शुरुआत इतिहास की जगह ज्योग्राफी से होने वाली है MP के। तो जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं वो पहले होंगे और जो प्रायोरिटी टॉपिक्स नहीं है वो बाद में होंगे। तो ये कैसा प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन करके अपना फ़ायदा कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी इस प्रोग्राम में उपस्थित रहूँगा यूनिट नंबर 8 को लेकर। और इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, संस्थान आकर भी पूछ सकते हैं, है ना, संस्थान आप लोगों के लिए उपलब्ध है ही। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि 26 अप्रैल को आप अपनी जंग जीते, मुख्य परीक्षा में शामिल हों। मैं आप सभी को आपके समय देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।